हेलो नमस्कार दोस्तों, 11वीं क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम कवर करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है। और इसके जो ये नोट्स हो जाएंगे आपके क्वेश्चन के काम आएंगे, आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो ये चैप्टर हम करते हैं कवर। ये रोम साम्राज्य, जो रोम साम्राज्य है ये बहुत फेमस साम्राज्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो रोम साम्राज्य है ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसका साम्राज्य यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका के हिस्सों में शामिल था। ठीक है। रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में मैंने बताया। अभी भी यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रीका, अभी थोड़ा मोटा मोटा बता रहे हैं। ठीक है। आगे क्या क्या करना है। रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? वर्ष वृत्तांत से, पत्र से, व्याख्यान से, प्रवचन से, कानून से। ठीक है। अभी कवर करेंगे आने आगे। अभी आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है। वर्ष वृत्तांत क्या होता है? वर्ष वृत्तांत दोस्तों, पहले के टाइम में क्या होता था कि एक साल प्रति वर्ष एक इतिहास के ब्यौरों में एक किताब लिखी जाती थी कि भाई इस वर्ष में क्या क्या किया गया। ओके। तो उसको बोलते हैं वृष वृत्तांत। ठीक है, वृष वृत्तांत बोलते हैं। अगला है इसी में ही पेपाइरस। पेपाइरस जो है वो एक सरकंडे जैसा पौधा है। सरकंडे जैसा पौधा जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। इसके द्वारा हम लिखते थे। पहले के टाइम में लिखा जाता था किताबों में। ठीक है। पूरा ब्यौरा लिखा जाता था। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल कहाँ से स्टार्ट है? रोमन साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले और 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इतने साल तक यहाँ पे इसका गणतंत्र शासन व्यवस्था रही यहाँ पे। जो प्रथम सम्राट था वो था ऑगस्टन। ठीक है। ऑगस्टन 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टन ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया और यह सब स्वयं सम्राट बन गया। उसके इस राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता था। क्या कहा जाता? प्रिंसिपेट कहा गया। ध्यान रखना, प्रिंसिपेट कहा गया। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासक नहीं था, मगर एक प्रमुख नागरिक के रूप में था। निरंकुश का मतलब अत्याचारी नहीं था। रोमन साम्राज्य के इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ियों के नाम हैं: सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। ये प्रमुख खिलाड़ी कहा जाता है वहां पे। आगे बोलते हैं मध्यकाल, 3री शताब्दी का संकट। प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास का प्रतीक था। जो प्रथम और द्वितीय शताब्दी जो आई थी उसमें शांति थी, समृद्धि हो रही थी और उस साम्राज्य का आर्थिक विकास पैसों से अच्छा चल रहा था। मगर तीसरे शताब्दी में तनाव उभरने लगा जब ईरानी ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। जो ईरान, इधर से ईरान अटैक कर रहा था उधर की तरफ, रोम की तरफ। ठीक है। उनके ईरानी ससानी वंश थे, उन्होंने आक्रमण शुरू किया। और इस बीच जर्मन मूल की जनजातियां फ्रैंक, एलमनाइथ और गोथ, इन्होंने मिलकर रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। मतलब कि रोमन साम्राज्य बीच में पड़ गया। कैसे कि देखो, जैसे कि ये रोमन साम्राज्य इधर इधर की तरफ से जर्मनी है, क्या है, जर्मनी इधर से अटैक कर रहा है और इधर से ईरान अटैक कर रहा है, ईरान, इराक। ठीक है। तो बीच में पड़ गया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। अगला बोलता है 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, इसे 3री शताब्दी का संकट कहा गया। 47 वर्ष में 25 सम्राट, कभी कोई सम्राट बन रहा है, कभी कोई सम्राट बन रहा है। अगला बोल रहा है परवर्ती पूरा काल क्या है? चौथी से 7वीं शताब्दी, डायोक्लिशियन का शासनकाल 284 से 305 ईस्वी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन शासन। फिर उसके बाद ईसाई धर्मराज आया। फिर सोने के सिक्के चालू हुए। फिर कुस्तुनतुलिया को राजधानी बनाया गया। ये ऐसे ऐसे हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता संस्कृति क्या थी? वहाँ पे एकल परिवार का समाज में चलन था। पूरा जो परिवार था वो एक ही साथ रहता था। महिलाओं की अच्छी स्थिति बताई जाती है वहाँ पे। और संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होता था। ठीक है। काम चलाऊ साक्षरता होना, मतलब वहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई चलती थी काम चलाऊ होती थी। सांस्कृतिक विविधता होना, सांस्कृतिक थी वहाँ पे, सबका अपना अपना होता।
रोमन साम्राज्य का विस्तार। रोमन साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला। रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। बंदरगाह मतलब कि समुद्र स्टैंड जो बोलते हैं, समुद्र स्टैंड जहाँ पे नाव खड़ी होती है, बंदरगाह बोलते हैं। खाने, खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल कारखाने, ये सब वहाँ पे उस टाइम हो चुके थे। असाधारण उर्वरता के क्षेत्र में होना, मतलब कि कृषि कर रहे हैं वहाँ पे, उर्वरकता, कृषि की उपज बढ़ाना, वो सब चीज़ें होने लगी। वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था भी स्टार्ट हो चुकी थी। तरल तरल पदार्थों की धुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है, जो तरल तरल पदार्थ होते थे उनकी की जाती थी। अगला बोल रहा है यहाँ पे, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों, दास और श्रमिकों को खरीदा जाता था। अब इस रोमन साम्राज्य में क्या होता था, दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोम साम्राज्य में फैली हुई थी। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख तो दासों की संख्या थी। देख रहे हो, तो 30 लाख तो दास थे वहाँ पे। पहले के टाइम में खरीद लिया जाता था कि भाई तुम मेरे घर में रहोगे, पूरे मतलब पैसे देके खरीद लिया तो दास बन जाते थे। दासों की को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा श्रमिकों व दासों से क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। वहाँ पर जो उच्च वर्ग के लोग थे, अमीर लोग थे, वे दासों और श्रमिकों पर, गरीबों पर अत्याचार करते थे। ग्रामीण लोग ऋणग्रस्तता से जूझ रहे थे। जो गांव के लोग थे ऋण, भाई उन्होंने लोन ले लिया तो जिससे कि लोन की भरपाई नहीं कर पाते थे, बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता था, अपनी जमीनों को गवा देते थे। दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था। रोमन साम्राज्य में श्रेणियां, वहां पे जो श्रेणियां थी, लोग किस प्रकार के थे ये ध्यान रखना। सेनेटर, अश्वरोही, जनता का सम्मानित वर्ग, निमंत्रण वर्ग और दास, ये व्यवस्था थी वहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या थी वहाँ पे, भ्रष्टाचार था, लूट था, परिवर्ती काल, अभिजात वर्ग, भोज, ये सब चीज़ें थी। रोमन साम्राज्य में पूरा काल की क्या विशेषता थी। रोम वासी बहुदेववादी थे। ये कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स डे जैसी देवी देवता की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था, यहूदी धर्म। ठीक है, जिन्होंने ईसा मसीह को जैसे मतलब मारा था, मतलब जो लटकाया था उन्होंने, तो यहूदी धर्म के लोग थे। जो इजराइल देश है वहाँ पे धर्म के रहते हैं। सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना, ठीक है, और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूहों गोथ, बैंडल तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांत पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित किया। ठीक है, कई जगह पर इन्होंने कब्जे किए, अपने अपना विस्तार बढ़ाया, प्रांतों का पुनर्गठन किया, सैनिक और असैनिक कार्य को अलग करना, सबका अलग अलग कार्य बांट दिया गया, किसका क्या काम है। इस्लाम का विस्तार, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति। अब उधर से भाई ईसाई जो साम्राज्य था, ईसाई थे, वे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ से दोस्तों ईसाई जो इस्लाम भी बढ़ रहा था, अरब थे, अरब कंट्री से इस्लाम बढ़ रहा था, मुसलमान बढ़ रहे थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की क्या विशेषता, वहां पे जो सैनिक थी, सेनाएं थी, क्या विशेषता थी। रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। व्यावसायिक सेना थी, वहाँ पे सेवा करने की अवधि निश्चित होती थी कि भाई इस टाइम आपको सेवा करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक, तो आपका टाइम सबको निश्चित था। सेनेट में सेना का डर, सेनेट होता है अमीरों का जो होता है इलाका, उसको बोलते हैं। सबसे बड़ा एकल निकाय मतभेद होने का गृह युद्ध, क्या पता गृह युद्ध हो जाए, आंदोलन, विरोध, विद्रोह हो जाता था वहाँ पे। दास प्रजनन, गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जो गुलामों को बढ़ाने के लिए, जैसे भाई जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता था कि दास बढ़े, जनसंख्या बढ़े जब तो दास बढ़ेंगे, उनके बच्चे भी आगे चलकर दास है।
दास के बच्चे दास बने, दास के बच्चे दास बनते थे, गुलामी की जंजीरें चलती रही, वहां पे ये सिस्टम था। दास श्रमिकों के साथ समस्याएं क्या थी? जो दास थे, श्रमिक थे, उनकी क्या समस्याएं थी? रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। ठीक है, उनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत अलग से कोई मजदूर नहीं लाते थे। जो जो श्रमिक है, जिन्होंने दास है, उन्हीं से ही सब कुछ कार्य किया जाता था। तो दास श्रम प्रबंध की क्या विशेषता है? दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा। बाद में क्या हुआ भाई, दास थे जो खरीदे गए थे कि भाई इतने रुपए में हम आपको इतने सालों के लिए खरीदते हैं, तो बहुत महंगे लगे लोगों को, तो उन्होंने वापस मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिए। अब इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंध के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। अब ये व्यापार कर सकते थे अपना। मालिक गुलामों और अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के पूंजी यहाँ तक कि पूरा कारोबार सौंप देते थे। जो मालिक थे अपना व्यापार चलाने के लिए गुलामों से बोलते थे कि आप लो, तुम मेरा व्यापार संभालो, मेरा बिजनेस संभालो। पहले वहां पे ऐसा होता था। मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित किया जाता था। जो दास थे उनका ग्रुप बना दिया जाता था और उनको कार्य किया, भाई तुम्हें ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, तो एक ग्रुप बना दिया जाता था। श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए, उनको काम दिए गए अलग अलग तरीके के। अब आता है अश्वरोही क्या होता है। अश्वरोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली धनवान समूह है। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घोड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिकता योग्यता प्रदान थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता है। क्या बोला था? इक्वाइट्स कहा जाता है। अश्वरोही जो नाइट परिवार, मतलब अमीरों के वर्ग का एक समूह था। ठीक है, अमीर लोग थे जो घोड़े रखते थे। ठीक है, तो वो सब चीजें। अब बोल रहा है इनकी क्या विशेषता थी दोस्तों। इनकी विशेषता क्या थी? सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। वे जमींदार लोग होते थे, जमीन जायदाद वाले थे। इनके पास जहाज के मालिक होते थे, व्यापार होते थे, बैंकर होते थे, साहूकार होते थे। ठीक है, तो ये तो चैप्टर में इतना ही था। तो बुक के अंदर हो गए, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो। ओके, धन्यवाद।